आज का जो टॉपिक है वो है आपका हायर एजुकेशन का, और यहाँ से निश्चित रूप से बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि 69th बीपीएससी जो प्रशासनिक सेवा है उसमें भी पूछा गया, और 70वीं में भी यहाँ से प्रश्न आने की पूरा संभावना है। इसलिए आप लोग अच्छे से इन टॉपिकों को पढ़ के जाइएगा, जिससे कि कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं हो। चलिए, और ख़ास करके जो लोग नेट बेट का एग्ज़ाम देंगे हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पर भी आपको नेट क्वालिफाई करने में ये टॉपिक आपको पूरा मदद करेगा। और बीपीएससी के जो प्रशासनिक सेवा में बैठेंगे, साथ साथ टीआरई के भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है। तो टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो सब लोग अच्छे से ज़रूर देखिएगा। और साथ साथ जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, अभी मात्र जो है 7,599 में ही आपको कोर्स करवाया जा रहा है। तो जो लोग कोर्स से भी जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। 70वीं का जो है क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, और उसमें जो है हम आपको तेज़ी से रिवीजन करवाएंगे पूरा टॉपिक का। जो लोग क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालिसिस करना चाहते हैं, साथ साथ कुछ टेस्ट भी हमारे द्वारा आपको करवाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। चलिए, अब आते हैं, पिछले क्लास में हम लोग जो था पढ़ रहे थे प्राचीन जो शिक्षा का स्वरूप है उसके बारे में, और हम लोग जो है विश्वविद्यालय की शुरुआत तक पहुंच चुके थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन समय में आया। ठीक है, चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे प्राचीन भारत के शिक्षण संस्थान कौन कौन से थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, बीपीएससी 70वीं, साथ साथ नेट जेआरएफ दोनों के लिए, ठीक है, या बेट के लिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय अगर पूछेगा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था भारत में, तो याद रखिएगा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय के रूप में तक्षशिला को जाना जाता है। कई बार लोग नालंदा मार के आ जाते हैं, जब भी तक्षशिला ऑप्शन हो तो आप तक्षशिला को ही मारिएगा, क्योंकि यह 3000 वर्ष पूर्व आज से लगभग स्थापित हो चुका था। तो ये सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर जो है पूरे विश्व भर से लोग आते थे उस शिक्षा अध्ययन करने के लिए। कहा जाता है कि 10,500 छात्र के आसपास यहाँ पर पढ़ाई करते थे। और इस विश्वविद्यालय में चाणक्य हैं, जैसे चाणक्य आपको पता ही, अर्थशास्त्र जिसकी रचना है पाणिनि, साथ साथ चरक जो कि एक चिकित्सक हैं, और विष्णु शर्मा पंचतंत्र की जिन्होंने रचना की है। ऐसे महान दार्शनिक विद्वान व्यक्ति यहीं से अपनी जो है स्नातक की उपाधि ली थी, ऑनर्स डिग्री जिसको कहते हैं, स्नातक की उपाधि यहीं से प्राप्त किया था। तो इसलिए भी तक्षशिला विश्वविद्यालय जाना जाता है। तो चाणक्य कहाँ से स्नातक डिग्री लिए हैं, तो याद रखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है भारत का, तो ये भी याद रखना है आपको, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो बीपीएससी का फेवरेट है, नालंदा महाविहार, चूँकि बिहार में है। तो बिहार का अर्थ देखिए, बिहार जो है अभी अपभ्रंशित रूप है। बिहार जो विहार के नाम से आया है, विहार जो कि बौद्ध भिक्षु जब आकर के बिहार में रहते थे और बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते थे, जहाँ उनका निवास स्थल होता था उसको विहार कहा जाता था। विहार से ही बिहार पड़ा है नाम। तो यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा महाविहार कहाँ स्थित है, तो बिहार में तो है ही, ठीक है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण किस राजा के काल में हुआ, तो कुमार गुप्त के काल में इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। और लगभग कितने ईस्वी सन के आसपास की घटना है, तो ये घटना जो है 415 से 455 ईस्वी के बीच की ही घटना है। कोई एग्जैक्ट डेट इसका नहीं है मालूम चला है, लेकिन चूँकि कुमार गुप्त का पीरियड है तो इसी पीरियड में नालंदा महाविहार बनाए गए थे। और इसमें बौद्ध भिक्षु जो है प्रशिक्षण लेने के लिए आते थे, और लगभग कहा जाता है कि इसमें 8500 छात्र पढ़ रहे थे उस समय।
और 1510 जो थे शिक्षक वहाँ मौजूद थे जो कि पढ़ाई करवाते थे। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, 1510 शिक्षक, साथ साथ 8500 छात्र। और किस शासक ने बनवाया था, तो ये भी आपको याद रखना है, कुमारगुप्त ने बनवाया था 415 से 455 ईस्वी सन के बीच में। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में जाना जाता है आपके लिए। तो नालंदा महाविहार से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछता है। और इस महाविहार को ध्वस्त किसने किया था, जिसने आग लगा दिया था? कहा जाता है कि 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी जब बिहार आया था तो इसने जो है लूटपाट, चूँकि वो आया था तो धर्म प्रचार करने के लिए आया था, इस्लाम धर्म का प्रसार कर रहा था, तो इस कारण से उसने बौद्ध धर्म की निंदा भी की और बौद्ध धर्म के जो भी अवशेष थे, जो भी पुस्तकालय था उस समय नालंदा विहार में, उसमें उसको आग के हवाले कर दिया, आग लगा दिया था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी याद रखिएगा, इसने सैनिक की मदद से पूरा विश्वविद्यालय जो था नालंदा उसको खंडहर में परिवर्तित कर दिया था आग लगा के, तो 1202 ईस्वी में। ठीक है, तो अग्नि द्वारा नष्ट कर दिया गया। कौन? तो बख्तियार खिलजी। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो नालंदा से यही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अब एक विश्वविद्यालय था गुजरात में जो कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाता है। मैत्रक राजाओं ने, कई बार पूछेगा, वल्लभी जो कि गुजरात में है विश्वविद्यालय था, प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, तो उसका निर्माण किस शासकों ने करवाया था, कहाँ के राजाओं ने करवाया था? तो मैत्रक राजाओं ने करवाया था। और वहाँ पर एक मठ था जहाँ पर कि जिस प्रकार से नालंदा महायान जो बौद्ध धर्म से जुड़ा है, हीनयान और महायान, तो नालंदा महायान बौद्ध भिक्षु का केंद्र हुआ करता था। महायान मतलब जो गौतम बुद्ध को महान भगवान के रूप में देखता है, और हीनयान वाले लोग एक तपस्वी के रूप में गौतम बुद्ध को देखते हैं। तो महायान शाखा के लोगों के द्वारा ही नालंदा चलाया जा रहा था, और नालंदा के जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो महायान शाखा से जुड़े हुए थे। जबकि वल्लभी जो गुजरात में था वो हीनयान बौद्ध धर्म के शाखाओं से जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है हीनयान और महायान से संबंधित। और कौन सा प्रश्न कब किस रूप में देखने को आपको मिलेगा कहना मुश्किल है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बीपीएससी यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा है, आपको दिखाई देगा हर एक बार यहाँ से क्वेश्चन विक्रमशिला विश्वविद्यालय से आए हैं, तो निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है मगध के उत्तर में, और ख़ास करके आप भागलपुर का एरिया कह सकते हैं, वहाँ पर गंगा नदी के तट पर स्थित है। और माना जाता है कि इसको पाल शासक जो उस समय बंगाल में शासन कर रहे थे, धर्मपाल जिनका नाम है, उन्हीं के संरक्षण में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, और धर्मपाल के समय में ही एक कामपाल नामक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, उनके देख रेख में स्थापना हुई थी। बाकी शासक का ही नाम होता है, कुछ भी काम उसके शासन पीरियड में होगा तो उस शासक का ही नाम होता है मेन रूप से। अगर आपको पूछेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा धर्मपाल। कौन था? तो धर्मपाल। ठीक है, और कामपाल नामक बौद्ध भिक्षु उसके देखरेख में था, संरक्षण में था। विश्वविद्यालय के केंद्र में एक जो कहते हैं मुख्य व्याख्यान कक्ष था, जिस कक्ष में कई सारे प्रवेश द्वार थे, और जो भी प्रवेश द्वार है के नज़दीक निवासी भिक्षुओं के लिए एक मठ था, जिसको कि जो ये विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसको नालंदा की बहन संस्था भी कहा जाता था। ठीक है, तो नालंदा की सिस्टर संस्थान है, चूँकि ये भी बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है और ये भी महायान से संबंधित है। और ख़ास करके तंत्र विद्या, जो बौद्ध धर्म में भी आगे चल करके तंत्र मंत्र का जो प्रवेश होता है, तो उससे संबंधित यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ देगा कि बौद्ध धर्म में तंत्र विद्या से संबंधित, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बौद्ध धर्म का तांत्रिक स्वरूप यहाँ पे देखने को मिलता है।
जो कि शुरुआती दौर में तंत्र मंत्र का बौद्ध धर्म विरोध करता था, लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में भी कर्मकांड तंत्र मंत्र आ जाता है, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में था। ठीक है, तो वहाँ पे बौद्ध धर्म के तांत्रिक स्वरूप की पढ़ाई होती थी। कहाँ पे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, जो कि भागलपुर में है अभी वर्तमान में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो विद्वान थे उनका नाम दीपांकर श्री था, जिन्हें अतीश के नाम से भी जाना जाता था, और ये सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। और आगे चल करके बख्तियार खिलजी के ही सेना उधर भी जाता है और विक्रमशिला को भी नष्ट करता है। तो याद रखिएगा, मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा इसको भी नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद है आपका एक उड़ीसा में पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। ये सब क्वेश्चन आपको जनरली पूछता नहीं है, लेकिन कभी पूछ दिया, चूँकि डीपली है तो आपको पढ़ के तो जाना ही है। खास करके प्रशासनिक सेवा में आपको यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछेगा, या फिर नेट JRF के एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको हायर एजुकेशन में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसकी स्थापना, और जो लोग नोट्स चाहते हैं तो वो क्लास से जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में भी आपको क्लास अवेलेबल करवाया गया है, तो निश्चित रूप से जुड़े। आप लोग जैसा कि लिखा हुआ देख रहे हैं, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो है वो कहाँ पे हुई थी? तो कलिंग साम्राज्य, जो कि उड़ीसा का ही पार्ट है। पहले प्राचीन समय में उड़ीसा को ही कलिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी विजय अशोक ने भी की थी। ठीक है, 3री शताब्दी में इस पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और इसकी प्रगति 9वीं शताब्दी तक हुई है, यानी 300 से लेकर के 900 तक का काल में इसका विकास देखने को मिला है। और इस विश्वविद्यालय का परिसर का विस्तार, जो 3 समीपवर्ती पहाड़ियां हैं, उदयगिरी, ललितगिरी और राजगिरी, ये तीनों पहाड़ियों तक इसका विकास देखने को मिलता है इस विश्वविद्यालय का। और कहा जाता है कि जो अवशेष मिले हैं वर्तमान में, उसके आधार पर इस विश्वविद्यालय का संचालन जो था या निर्माण का प्रक्रिया जो है वो अशोक के समय में ही हुआ था, चूँकि अशोक के शिलालेख में अवशेषों में इसकी चर्चा की गई है। हाल ही में मिली अशोक के अवशेषों के आधार पर इसे अशोक द्वारा निर्मित बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। इससे भी बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में ही, जो कि बिहार शरीफ के नाम से अभी वर्तमान में जाना जाता है। यह भारत का दूसरा प्राचीनतम विश्वविद्यालय, पहला तक्षशिला, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा है? तो वो दूसरा है आपका ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना पाल वंश के शासक जो हैं गोपाल ने किया था। और ये नालंदा से 6 मील दूर पर एक जगह है माघरा, वहीं पे स्थित है। और तिब्बती अभिलेखों के अनुसार इसमें लगभग 12,000 छात्र आके पढ़ाई करते थे, जो कि तिब्बती अभिलेख में इसका जिक्र है। तो केवल पूछेगा तो यही पूछेगा, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में के बिहार शरीफ में, याद रखिएगा। एक है आपका सोमपुरा विश्वविद्यालय, ये भी कई बार पूछ सकता है, चूँकि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और चूँकि ये बंगाल में है स्थित, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोमपुरा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, सोमपुरा विश्वविद्यालय बंगाल में है। इसके अनुमान के अनुसार जो है इसको देवपाल ने सोमपुर जो विश्वविद्यालय है उसका निर्माण करवाया था, जो कि ऊंची ऊंची दीवारों से चारों ओर से घिरी हुई है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लगभग इसको 750 वर्षों, मुस्लिम आक्रमण से पहले यह विश्वविद्यालय, जब मुस्लिम आक्रमण हुआ है 1202 में, उससे 750 वर्ष पूर्व तक यह विकसित हुआ था। ठीक है, उसके बाद है आपका जगदला विश्वविद्यालय। तो इसका भी निर्माण पाल राजाओं ने किया था, जिसके संस्थापक राजा रामपाल थे, ये भी बंगाल में ही है। और यह लगभग 100 वर्षों तक तांत्रिक बौद्ध शिक्षा का केंद्र के रूप में जाना। अब ये सब बांग्लादेश में चला गया है। उसके बाद अब दक्षिण भारत के कुछ विश्वविद्यालय बने पल्लव काल में। कांचीपुरम जो जगह है, पल्लव काल में यह कांचीपुरम, उस समय का ये सब शिक्षा का केंद्र हुआ करता था प्राचीन समय में। तो कई बार पूछेगा कि पल्लव काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा हुआ करता था? तो याद रखिएगा, पल्लव काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कांचीपुरम हुआ करता था। और यह घटिक स्थानम यानी सीखने के स्थान के नाम से विख्यात था। तो कई बार पूछेगा कि कांचीपुरम किस अन्य नाम से प्रसिद्ध था उस समय?
तो घटिक स्थानम यानी सीखने की जगह के नाम से भी यह जाना जाता था। और पहली से 5वीं शताब्दी, पहली से 5वीं सदी उसको बोलते 100 वर्ष का पीरियड होता है, जैसे 5वीं है तो 400 से 500 के बीच के पीरियड में इस शहर का विकास हुआ था। ठीक है, पहली यानी 0 से लेकर के 500 के बीच में। और यहाँ पर जो है जैन और बौद्ध धर्म की उन्नत शिक्षा करवाई जाती थी, उस रूप में ये जाना जाता है कांचीपुरम। उसके बाद एक जगह है नागार्जुन कोंडा। ठीक है, और ये सब कोंडा, कांचीपुरम, ये सब दक्षिण भारतीय शिक्षण केंद्र हैं। यह बौद्ध शिक्षा का समृद्ध केंद्रों में से एक था। इसका जो प्रसिद्ध नाम जो नागार्जुन कोंडा जो कहा जाता है, वह नागार्जुन के नाम पे, जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ठीक है, और ये जो जुड़े होते हैं वो महायान बौद्ध धर्म के शाखा से जुड़े होते हैं, जिनके नाम पे, नागार्जुन के नाम पे जो है इस क्षेत्र का, शिक्षा के क्षेत्र का नाम जो है नागार्जुन कोंडा पड़ता है। ठीक है, तो नागार्जुन के यहाँ पे जो उपदेश भी हैं। उसके बाद है मुंशीगंज विहार। इसकी स्थापना बंगाल में की गई, 9वीं शताब्दी का ये माना जाता है। मुंशीगंज विहार जगह है जहाँ पर लगभग 8000 छात्र रहते थे और उस समय अध्ययन करते थे। मिथिला अपने एक जो समय है, विद्यापति का काल आपने पढ़ा होगा, विदुषी रहती थी यहाँ पे। ठीक है, विद्वान लोगों का ये जगह हुआ करता था, मिथिला का क्षेत्र। याज्ञवल्क्य के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, विद्यापति के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये लोग मिथिला के क्षेत्र के ही थे। उपनिषद काल की घटना है, वैदिक सभ्यता के बाद की जो काल आई है उपनिषद काल, तो वहाँ की घटना। मिथिला ब्राह्मणवादी क्षेत्र था, वो एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था शिक्षा का। कब? तो उपनिषद काल, वैदिक सभ्यता के बाद, जो कि विदेह के नाम से भी जाना जाता है। अभी कई बार विदेह के बारे में पूछेगा, विदेह किस राज्य में पड़ता था, तो याद रखिएगा विदेह जो है बिहार में ही पड़ता है, उत्तर भाग में। ठीक है, बिहार के उत्तरी क्षेत्र को विदेह कहा जाता है। और यहाँ पे हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो हैं विद्यापति, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, ये सब रचना है उनकी। ये प्रसिद्ध, खास करके शिव नचारी वगैरह लिखे हैं, गाते भी थे और शिव भक्त भी हैं। संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि जो जयदेव हैं वो भी इसी क्षेत्र के थे। तो मिथिला भी अपने आप में एक, कह सकते हैं, उपनिषद काल का एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था। ठीक है, उसके बाद नदिया के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, बंगाल में है और गंगा और जलंगी नदी है, उसके संगम पर स्थित है। इसको पहले नवद्वीप के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और इसके 3 केंद्र थे, गोपालपुर, नवद्वीप और शांतिपुर, जहाँ पे उस समय शिक्षा अध्ययन करवाया जाता था। आप लोग को पता होगा नदिया से कौन जुड़े हुए थे, एक बहुत ही भक्ति कवि हैं जो कि श्री कृष्ण के भक्त भी रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, जिनके बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, वो भी नदिया से ही जुड़े हुए थे, जो कि बंगाल में है। उसके बाद उज्जैन मध्य प्रदेश का, यह भी गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जाना जा रहा था उस समय। उसके बाद एक सालोटगी, जो कि कर्नाटक में, सालोटगी भी एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कई बार मिलाने के लिए दे देगा सालोटगी, उज्जैन राज्य का नाम दे देगा, तो क्वेश्चन कहीं भी किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो जब डीपली अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हर एक चीज़ को पढ़ना जरूरी है। तो कर्नाटक में स्थित सालोटगी भी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और इसमें लगभग 27 छात्रावास थे जहाँ पे स्टूडेंट लोग अध्ययन करते थे। एक है अन्नईराम, जो कि तमिलनाडु का एक जगह है, जहाँ पे 340 छात्रों को निःशुल्क निवास और प्रशिक्षण दिया जाता था और सिखाने का बच्चों को प्रयास किया जाता था। और इसका महत्वपूर्ण जो केंद्र था वो श्रृंगेरी और कांची हुआ करता था। तो अन्नईराम, ये सब जगह है। तो ये सब प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। विश्वविद्यालय के साथ साथ हमने जगह का भी नाम बताया जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा मुगल काल के दौरान शिक्षा के बारे में। मुगल काल में आप देखेंगे कि व्यवस्थित शिक्षा तो कम देखने को मिलता है, लेकिन जो भी विकास हुआ है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुगल शाही परिवार में आपने सुना होगा गुलबदन बेगम के बारे में, सलीमा सुल्ताना के बारे में, नूरजहाँ के बारे में,
जहां आरा बेगम के बारे में। तो ये सब एक कह सकते हैं कि लेखिका थी, इतिहासकार भी हैं, और इन्होंने जो है जीवनी भी लिखा है। दारा सिको के बारे में भी आप नाम ने सुना होगा, कारा सिको। ये सब महान विद्वान उस समय मुगल काल में हुए थे। बाबर ने भी स्कूल और कॉलेज का निर्माण को प्रोत्साहित किया था। बाबर जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के बाद भारत में मुगल का प्रथम बादशाह बनता है, दिल्ली सल्तनत उसके हाथों में आती है। ठीक है, तो बाबर ने भी स्कूलों और कॉलेज के निर्माण को प्रोत्साहित किया था। फिर अकबर के बारे में है। अकबर के काल में भी सभी छात्रों को नैतिक शिक्षा, अंकगणित, कृषि, ज्यामिति, खगोल, शारीरिक विज्ञान, घरेलू विषय, चिकित्सा, धार्मिक मामलों तथा इतिहास के अध्ययन करवाया जाता था। ठीक है, उसके बाद है उस समय जो था मुस्लिम शिक्षा जो था वो उलेमाओं के द्वारा चलाया जाता था। कई बार पूछेगा मुस्लिम शिक्षण संस्थान मध्यकाल में किसके द्वारा चलाए जाते थे, तो उलेमा वर्गों के द्वारा चलाया जाता था। और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से मुगल काल में अकबर ने जोर दिया था, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। शाहजहां ने भी शिक्षा और विद्वानों को बहुत ज़्यादा पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित किया था, और दिल्ली में एक कॉलेज की भी स्थापना करवाई थी। किसने? तो शाहजहां। निचले स्तर पर देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पे प्राथमिक विद्यालय भी बनवाए गए थे। एक हिंदू पाठशाला हुआ करता था, और मुस्लिम बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसे बनाए गए थे, और उस शिक्षा के लिए भी कई टोल या मदरसे बनाए गए थे, जिसमें आमतौर पर जो बड़े धनी मनी व्यक्ति हुआ करते थे, जमींदार हो गए या जो मुगल शासन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, प्रशासक वर्ग से थे, वो सब यहाँ पे जो है उन सब के बच्चे यहाँ पे अध्ययन किया करते थे। ठीक है, तो ये सब मुगल काल की बात है। दरबारी, उस समय जो दरबार की भाषा जो थी, यानी मुगल दरबार की भाषा फारसी हुआ करती थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस समय दरबार की भाषा कौन सी थी, तो याद रखिएगा उस समय जो दरबार की भाषा थी वो फारसी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये थे आपके प्राचीन प्रमुख शिक्षा के केंद्र, जिसको कि हमने आपको पढ़ाया। कौन कौन सा, तो फिर से एक बार सुन लीजिए, हमने जो पढ़ाया आपको कौन कौन सा। सबसे प्राचीनतम तक्षशिला, उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला, जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबको हमने जो प्राचीन समय में था एक 1 बाय 1 करके सबको बता दिया। इससे बाहर प्राचीन शिक्षा से कहीं भी किसी भी एग्जाम में यूपीएससी तक में नहीं पूछेगा, गारंटेड। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे, तो वहाँ फिर ये सब क्वेश्चन आएगा जो कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित। तब तक आप लोग जो है पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा कारक होगा, क्योंकि ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, और हम आपको लेकर के आए हैं हर एक चीज़ को ढंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे कि आप आसानी से इस चीज़ को समझ लें, और एक बार पढ़ेंगे तो फिर आपको कभी जो है दिक्कत इन सब टॉपिकों में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जो कि बीपीएससी का हिट लिस्टेड टॉपिक है। साथ ही ये जो हिट लिस्टेड टॉपिक आपका नेट जेआरएफ बेट के लिए भी है, तो आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को ज़रूर समझिएगा। कोई भी ऐसा नेट का एग्जाम का पेपर नहीं होगा जिसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे। और साथ ही प्रशासनिक सेवा में भी कोई ऐसा पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको आधुनिक शिक्षा का जो विकास है उससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। मेंस राइटिंग में भी पूछे जाते हैं कई बार, और जो आपका प्री का जो क्वेश्चन है उसमें तो निश्चित रूप से ही रहेगा, नहीं रहने का तो कोई बात ही नहीं है। तो उधर अगर प्राचीन इतिहास, प्राचीन शिक्षा अगर छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये वाला अच्छे से ज़रूर आप लोग सुन लीजिए, देख लीजिए। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, पूछा उधर से भी जाता है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि अभी का जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, तो वो अंग्रेज़ों के समय में ही हुआ है व्यवस्थित रूप से। तो निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का लेक्चर थ्योरी सेशन होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर ऑब्जेक्टिव सेशन होगा, जो कि जो लोग कोर्स से जुड़े हुए हैं उनको हमने पीडीएफ भेज दिया है,
वो आप लोग जब थ्योरी पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो उसको बना लीजिएगा, लास्ट में आंसर है, उसको मिला भी सकते हैं। ठीक है, चलिए। भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए 3 महत्वपूर्ण जो अभिकर्ता हैं वो कौन कौन से हैं? कई बार पूछ देगा इनमें से कौन आधुनिक शिक्षा के अभिकर्ता नहीं हैं। ऑप्शन दे करके क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आधुनिक शिक्षा का जो अभिकर्ता है वो ब्रिटिश शासन है। कौन है? तो ब्रिटिश शासन है। दूसरा कौन सा? ईसाई मिशनरियाँ। चूँकि आपको पता होगा कि 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियाँ भारत में आना शुरू कर दिया था, जिसने कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया और साथ साथ यहाँ पे शिक्षा के केंद्र के माध्यम से शिक्षा की भी शुरुआत की थी। और तीसरा है भारतीय बुद्धिजीवी और सुधारक, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए। ठीक है, बहुत सारे जो उस समय जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे और सुधारक जिनको हम कह सकते हैं समाज सुधारक, उन्होंने भी आधुनिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया। ठीक है, जैसे मुस्लिम में आप लोग अहमदिया आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, अहमद, तो उन सब के बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे। ठीक है, कौन कौन से लोगों ने कौन कौन सा महाविद्यालय या स्कूल के निर्माण में प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ है अंग्रेजों के माध्यम से कब हुआ है और क्या चीज़ की स्थापना की गई है, इसको हमने टेबल के फॉर्म में किया है। क्योंकि आपको पता ही होगा 1773 के बाद ही सब कुछ आएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही। ठीक है, तो 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स, जो कि उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, उनके द्वारा जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जाती है। और इसमें खास करके मुस्लिम कानून की पढ़ाई होती है, मुस्लिम कानून शिक्षा से संबंधित है। तो अगर पूछेगा कि कलकत्ता में सर्वप्रथम मदरसा की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल हैं। और कब? तो 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना, पहला कह सकते हैं शिक्षण संस्थान हो गया, और जहाँ पे मुस्लिम कानून से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलाने वाला में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो कहता है ना, कालक्रमानुसार अरेंज कीजिए, उसमें आपको ये सब पूछता है। ठीक है, खास करके नेट में और बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो 1781 का याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई, जो कि मुस्लिम कानून शिक्षा से संबंधित है। दूसरा 1791 ईस्वी में सिलसिलेवार हमने रखा है, जोनाथन डक्कन है, जिन्होंने वाराणसी में, जिसको बनारस बोलते हैं, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर इन्हीं जैसे हिंदू कॉलेज या मुस्लिम कॉलेज, मुस्लिम कानून से शिक्षा क्यों ये जरूरत पड़ा? देखिए, अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति ना ही समझ में आ रही थी, ना ही यहाँ के लोगों का जो है कानून व्यवस्था समझ में आ रहा था। तो उसको समझने के लिए, अंग्रेजों को समझने के लिए भारतीय कानून व्यवस्था जो पहले से चला आ रहा था, तो उसमें जो हिंदू लॉ क्या कहता है, मुस्लिम लॉ क्या कहता है, वो समझना जरूरी था। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम जो है हिंदू और मुस्लिम से संबंधित जो शिक्षा के केंद्र हैं उसको समझने का प्रयास किया है, कॉलेज खोल करके। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले मुस्लिम कानून से कलकत्ता मदरसा, उसके बाद जोनाथन डक्कन के द्वारा वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई, जो कि हिंदू दर्शन और कानून व्यवस्था, हिंदू धर्म में किस प्रकार से कानून न्याय दिया जाता है उससे संबंधित था। तो 1781 या 1791, 10 साल का अंतर है। निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे, कई बार दे देगा वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी, तो जोनाथन डक्कन ने। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब एकदम याद रखिएगा, तब तो एकदम याद हो ही जाएगा। बार बार देखिएगा, सुनिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और जब ऑब्जेक्टिव कीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा, 1791 10 साल के बाद जोनाथन डक्कन के द्वारा वाराणसी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना, संस्कृत कॉलेज की स्थापना, जो कि हिंदू दर्शन और हिंदू कानून से संबंधित है। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट तो एकदम ही महत्वपूर्ण है, एकदम इसको तो एकदम याद ही रखिएगा, एकदम VVI है, VVI 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके तहत सर्वप्रथम भारत में शिक्षा
के लिए 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो है राजनीतिक जो शक्ति है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है भारत का, ये भी आपको पता होगा। साथ ही जो व्यापारिक काम था उसका देखरेख जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल जाता है और केवल चाय और चीन और चाय का जो व्यापार है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहता है 1813 के चार्टर के एक्ट के तहत। यानी भारत को खोल दिया जाता है ब्रिटिश उपनिवेश के लिए, वहाँ से कच्चे माल को यहाँ से ले जाओ, प्रोडक्ट तैयार करो, बेचो, यानी सभी प्रकार की कंपनियां भारत आने के लिए स्वतंत्र हो जाती है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। केवल चीन और चाय का व्यापार ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखती है, तो उसके लिए भी ये जाना जाता है 1813 का चार्टर एक्ट। और साथ साथ भारत में पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान प्रतिवर्ष 1813 का ही चार्टर एक्ट के तहत आया था। तो ये भी याद रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका 1817 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना हुई। कई बार पूछेगा कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1817 ईस्वी में, और बाद में आगे चल करके 2010 में यह विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो गया है। तो याद रखिएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में। फिर 1818 ईस्वी में ये बहुत ही प्राचीनतम कॉलेज है, मुंबई का है, श्रीरामपुर कॉलेज 1829 में विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था आगे चल करके श्रीरामपुर कॉलेज। भारत का पहला कह सकते हैं ना कि ये आपका कॉलेज है और मुंबई में स्थापित हुआ था। तो 1818 ब्रिटिश सरकार श्रीरामपुर कॉलेज, 1829 में विश्वविद्यालय में इसको परिवर्तन कर दिया गया था। उसके बाद 1823 का माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन मिनट्स, ये कई बार पूछेगा कि माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन मिनट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बम्बई में नेटिव एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी इसके तहत, और अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान को पढ़ाने के लिए स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, तो कई बार पूछेगा कि एल्फिंस्टन मिनट्स कब आया था, तो याद रखिएगा 1823 ईस्वी में। और इसने क्या किया था, तो बम्बई में नेटिव एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ाने के लिए कह सकते हैं स्कूल है। अंग्रेजी की शिक्षा और यूरोपीय विज्ञान को पढ़ाने की शुरुआत यहाँ पे हुई थी। कहाँ पे, तो बम्बई नेटिव एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, याद रखिएगा एल्फिंस्टन मिनट्स, कई बार पूछ देगा, यही सब दे देगा। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन मिनट्स कब आया था, तो 1823 ईस्वी में, जिसने क्या कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा और यूरोपीय विज्ञान को पढ़ाने के लिए स्कूल की आवश्यकता और उसके लिए स्कूल स्थापना किया गया था बम्बई नेटिव एजुकेशन सोसाइटी के तहत। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। 1835 का मैकाले, लॉर्ड मैकाले के बारे में भी, मैकाले के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और इसके तहत अंग्रेजी हायर एजुकेशन में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम और पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया गया था। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन जो अभी हम लोग ले रहे हैं वो मैकाले के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। शुरुआत में अंग्रेजों के समय में आधुनिक शिक्षा जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के आधार पर, और हायर एजुकेशन में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो लॉर्ड मैकाले घोषणा के तहत 1835 में, तो लॉर्ड मैकाले घोषणा कब आया, तो 1835 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1837 ईस्वी में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ पे अंग्रेजी को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दे दिया गया, और नौकरी पेशा जो भी नौकरी में जाना चाहते थे उनके लिए अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया गया। इंग्लिश पास करेंगे, इंग्लिश का एग्जाम होगा, तभी आप जो है सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो याद रखिएगा 1837 ईस्वी में अंग्रेजी को सरकारी भाषा का, ठीक है, सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया। साथ ही सरकारी नौकरी में अंग्रेजी को जो है अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, 1837 ईस्वी में अंग्रेजी को जो है शिक्षा का एकदम नेसेसरी पार्ट बना दिया गया और सरकारी भाषा का भी दर्जा दिया गया।
अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी को कब सरकारी भाषा का दर्जा मिला था, तो 1837 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा, हर एक बार बीपीएससी भी पूछता है वुड डिस्पैच के बारे में, जिसको कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा जो भारत में आधुनिक शिक्षा है उसका मैग्ना कार्टा के रूप में भी ये जाना जाता है आपका वुड डिस्पैच, जो कि 1854 ईस्वी में है। हमने सिस्टमेटिक ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से आपको टेबल वाइज अरेंज करके दिया, जिससे कि आपको आसानी होगा और आप जब ऑप्शन में खोजिएगा तो निश्चित रूप से आप ढूंढ लीजिएगा। अगर एक बार नहीं हो तो 2 बार वीडियो देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, और मैं गारंटी के साथ बोलूँगा कि हर एक एग्जाम में, हायर एजुकेशन के हर एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से रहेंगे। नेट जेआरएफ बैठ लीजिए, बेट बैठ लीजिए, चाहे आप बीपीएससी का जो प्रशासनिक सेवा आ रहा है उसमें बैठिए, निश्चित रूप से 2-3 क्वेश्चन प्रशासनिक सेवा में भी रहते हैं, और साथ साथ आपके नेट जेआरएफ में तो 5 क्वेश्चन यहीं से आएगा, एकदम गारंटेड। आप देख लीजिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच वुड घोषणा कब आया, तो 1854। इसने क्या क्या रिकमेंड किया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महिलाओं की शिक्षा पर जोर। ठीक है, यानी अंग्रेजी शिक्षा पे भी जोर दिया, साथ साथ महिलाओं की भी अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया। प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम जो है वो मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी किसका होना चाहिए, हायर एजुकेशन का, उच्चतर शिक्षा का, लेकिन प्राथमिक लेवल पे किसमें पढ़ाई होनी चाहिए, तो मातृभाषा में होनी चाहिए। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक जो शिक्षा है या प्राथमिक विद्यालय का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, यह किस घोषणा या कह सकते हैं किसके द्वारा ये किया गया था, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा। वुड डिस्पैच घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। ये डिस्पैच के आधार पर वर्ष 1857 में कई विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई। ठीक है, वो विश्वविद्यालय आपका कौन सा है, कलकत्ता विश्वविद्यालय। कई बार पूछेगा कि कलकत्ता, ये दे देगा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कहेगा आप अरेंज कीजिए कौन पहले आया। देखिए, तीनों की स्थापना हुई 1857 में ही। ठीक है, वुड डिस्पैच के बाद, डिस्पैच के ही आधार पर हायर एजुकेशन इंग्लिश में होगा। तो पहला जो विश्वविद्यालय बना, चूंकि बंगाल का ही शासन हो रहा है वहाँ पे, बंगाल से ही, तो याद रखिएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय सबसे पहले बनेगा, वो जनवरी 1857 में ही बन जाएगा। उसके बाद बॉम्बे में बनेगा, बॉम्बे उस समय, अभी मुंबई कहते हैं, उस समय बॉम्बे ही था विश्वविद्यालय, जुलाई 1857 में। उसके बाद मद्रास विश्वविद्यालय, जो कि साउथ इंडिया कह सकते हैं, सितंबर 1857। सबसे पहले कलकत्ता, तब बम्बई, उसके बाद जो है मद्रास। ये तीनों जगह विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। पहला हुआ जनवरी में कलकत्ता में, बॉम्बे में हुआ जुलाई में, और मद्रास में हुआ सितंबर में। तो आपको ये काल क्रमानुसार अरेंज करने के लिए दे सकता है, आगे पीछे करके। ठीक है, तो याद रखिए कलकत्ता पहले जाएगा, उसके बाद बम्बई, तब फिर मद्रास 1857 में। उसके बाद ये आपको नेट जेआरएफ में निश्चित रूप से पूछेगा, पंजाब विश्वविद्यालय अरेंज करने वाला में पूछेगा। तो पंजाब जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है वो 1882 ईस्वी में हुई है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई है। कब हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, तो 1887। ये जब भी पूछेगा तो आपको अरेंज करने के लिए दे देगा, पहले कौन हुआ, किसके बाद कौन हुआ, वो अरेंज कीजिए। तो नेट जेआरएफ में इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपको सब आयोग के बारे में भी पूछा जाएगा, और ये प्रशासनिक सेवा में भी पूछे जाते हैं। हंटर आयोग कब आया था और इसने क्या रिकमेंड किया, तो हंटर आयोग जो आता है वो 1882-83 में, एकदम ईस्वी सन को तो एकदम याद रखिएगा। जो लोग नेट जेआरएफ वगैरह में बैठेंगे वो तो निश्चित रूप से याद रखिएगा। हंटर आयोग आता है आपका 1882-83 में, और इसने रिकमेंड किया प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को अलग अलग किया जाए। दोनों अलग अलग चीज़ है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है, दोनों को अलग अलग किया जाए। ठीक है, और जिसके तहत लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए थॉमस रॉली की अध्यक्षता में 27 जनवरी 1902 ईस्वी को एक अलग यूनिवर्सिटी बनाया, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1902 ईस्वी में। और किस आयोग के तहत, तो हंटर आयोग के तहत। निश्चित रूप से यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग
जो आया वो कब आया, तो 1902 ईस्वी में आया, लॉर्ड कर्जन के समय में। 1905 में आपको पता होगा बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में ही होता है। तो बंगाल लॉर्ड कर्जन भी याद रहेगा, तो ईस्वी सन आप आगे पीछे कर लीजिएगा, चूंकि 1902, 3, 4 के आसपास वही होगा, लॉर्ड कर्जन ही होगा। तो 1902 ईस्वी याद रखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। और इसने जो हंटर आयोग का मेन काम क्या हुआ कि उसने प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग आयोग बनाया और हायर एजुकेशन के लिए अलग आयोग बना दिया। ठीक है, इसकी अनुशंसा के आधार पर आगे चल करके विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय 1904 जो अधिनियम है उसको पारित किया गया। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया, तो 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई, तो वो 1902 ईस्वी में। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण। अब आइए सैडलर आयोग के बारे में, जो कि सैडलर आयोग 1917 में आता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी के तहत कलकत्ता विश्वविद्यालय का निर्माण होता है। तो कई बार पूछेगा किस आयोग के अनुशंसा पर कलकत्ता विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था, तो वो था सैडलर आयोग। कब आया, तो 1917 ईस्वी में। हंटर आयोग कब आया, तो 1882-83 में। एकदम एग्जैक्ट, बार बार पढ़िए, उसको याद रखिए, 2-3 बार तो सुन लीजिए, हमारा जो वीडियो है उसी में याद हो जाए। तो सैडलर आयोग आया कब, 1917 ईस्वी में, और इसी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के निर्माण में भूमिका अदा की। ठीक है, तो इसके तहत कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति और संभावनाओं के लिए सैडलर आयोग नियुक्त किया गया। इसके तहत क्या हुआ था वो देखिए। डिग्री कॉलेज और मध्यम शिक्षा के पृथकीकरण की सिफारिश की गई, जो माध्यमिक शिक्षा है उसका, और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के चयन के लिए एक विशेष चयन समिति का सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के जो शिक्षक होंगे वो माध्यमिक की तरह चुने नहीं जाएंगे, इसके लिए अलग तरीका अपनाया जाएगा, अलग डिग्री चाहिए होगा। और साथ साथ 2 प्रकार के पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी में शुरुआत किए गए, एक ऑनर्स का और दूसरा पासिंग। जो 3 वर्ष का जो होता है वो जस्ट पासिंग, अगर आप उसमें रिसर्च करते हैं, स्कॉलर बनते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसको ऑनर्स कोर्स कहा गया। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद 1918 के हैदराबाद के निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो उस्मानिया विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया, तो 1918 ईस्वी में। कहाँ किया गया, तो हैदराबाद में किया गया, जो कि उस समय उर्दू माध्यम से शिक्षा अध्ययन कराने वाला प्रथम विश्वविद्यालय है, उस्मानिया विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, यहाँ का मीडियम जो था इंग्लिश हिंदी नहीं था, यहाँ का मीडियम क्या था, माध्यम क्या था, तो उर्दू था 1918 ईस्वी में। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1918 में हैदराबाद के निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे शिक्षा का माध्यम उर्दू हुआ करता था। उसके बाद है 1920 अहमदिया आंदोलन, सर सैयद अहमद के द्वारा किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि इस्लाम धर्म में अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा पे विशेष जोर देता है। ये सब आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा है। तो याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी, जो कि इस्लाम धर्म में, इस्लाम मानने वालों के लिए अंग्रेजी शिक्षा, चूंकि ये लोग अंग्रेज का शुरुआती दौर में विरोध करते थे, लेकिन सर सैयद अहमद के द्वारा समझाने पर एंग्लो यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता था यहाँ पे। तो मुसलमानों में भी अंग्रेजी शिक्षा की बात हुई यहाँ पे 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद 1925 ईस्वी में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में, जिसका नाम बाद में बदल करके भारतीय विश्वविद्यालय संघ हो गया। तो पूछेगा भारतीय विश्वविद्यालय संघ का निर्माण कब किया गया, तो 1925 ईस्वी में। शुरुआती दौर में इसका नाम था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। क्या नाम था, तो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। आगे चल करके भारतीय विश्वविद्यालय में इसका नाम का परिवर्तन हो गया। ठीक है,
अब देखिए उससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे अब बन रहा है, हार्टोंग कमिटी। हार्टोंग कमिटी से भी क्वेश्चन पूछता है खूब। कब आया था हार्टोंग कमिटी? तो 1929 ईस्वी में। और ये भी है विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के कह सकते हैं गुणवत्ता, क्वालिटी। पहले क्या था? पहले क्वांटिटी फिर क्वालिटी। तो यहाँ पे जो है क्वालिटी की बात की गई कि उसका जो पढ़ाई होना चाहिए वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, ठीक है। तो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर में सुधार पर बल दिया गया, और साथ ही केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE की स्थापना की गई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 1929 ईस्वी में। सॉरी, कैब की स्थापना जो है इसी के अनुशंसा पे, हार्टोंग कमेटी की अनुशंसा पे की गई, और 1935 में इसकी स्थापना की गई, जिसको कि हम बोलते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है। अब एक आया सप्रू समिति 1934 ईस्वी में, और इसने बेरोजगारी के कारणों पे काम किया, किस कारण से भारत में बेरोजगारी है, और उसको दूर करने का रिकमेंड किया, अनुशंसा किया। तो सप्रू समिति क्या चीज़ से संबंधित है? तो प्रांत सरकार द्वारा बेरोजगारी के कारणों की जांच करने के लिए यह नियुक्त की गई थी 1934 ईस्वी में। तो बेरोजगारी के बारे में अध्ययन करने वाला कमेटी कौन सा था? तो सप्रू समिति, याद रखिएगा, ठीक है। मैंने एक भी तथ्य को छोड़ा नहीं है आपके लिए, ठीक है। मैंने हर एक तथ्य को, जो मुझे लगा कि कभी ना कभी पूछ सकता है। अब आ जाइए, अबोट वुड रिपोर्ट कब आया? तो 1937 में आया, और इसके तहत क्या अनुशंसा किया गया? विश्वविद्यालय स्तर का जो शिक्षा है उसका माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, हायर एजुकेशन अंग्रेजी में होना चाहिए, जो मैकाले ने भी बोला था। इसके अनुसार नए प्रकार की पॉलिटेक्निक और तकनीकी कॉलेज जो थे, संस्थान, व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ये सब आरंभ किए गए। अगर पूछेगा पॉलिटेक्निक या टेक्निकल कॉलेज या व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना किस रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो अबोट वुड रिपोर्ट 1937 के आधार पर ये किया गया था, ठीक है। उसके बाद वर्धा वाला तो आपको बार बार पूछेगा। वर्धा गांधी जी के दर्शन पे आधारित शिक्षा है, जिसके तहत क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी, घरेलू कुटीर उद्योग पे जो कहते हैं ना हस्तकरघा उद्योग, उस पर जोर दिया जाता था कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ काम का भी स्किल सिखाया जाए। यानी ये गांधीवादी दर्शन पे आधारित शिक्षा था। वर्धा योजना, वर्धा शिक्षा योजना 1937 में ही ये आता है। वर्धा शिक्षा योजना कब आता है? तो 1937 ईस्वी में ही आता है, और इसे नई तालीम या मूल शिक्षा या बुनियादी तालीम के रूप में भी जाना जाता है। कई बार पूछेगा बुनियादी शिक्षा क्या होता है? तो यही वर्धा शिक्षा है। बुनियादी शिक्षा के तहत बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हस्त कौशल, जो हस्तकरघा है, हाथ से कुछ कुछ बनाने का कला भी सिखाया जाता है। इस योजना को जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में स्थापित समिति के रूप में भी एक निश्चित आकार दिया गया था। कौन सा? तो वर्धा शिक्षा योजना। कई बार पूछेगा इनमें से कौन शिक्षा योजना गांधीवादी दर्शन पे आधारित है? तो याद रखिएगा वर्धा शिक्षा योजना, ठीक है। 1937 में ये आया था। चलिए, लिखा हुआ है इसमें गांधीवादी दर्शन एवं गतिशील अवधारणा है। गांधीवादी दर्शन एक क्या है? गतिशील अवधारणा है, जिसको गांधीवादी, जो गांधी जी का विचार है, नहीं, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्किलफुल बनाया जाए, जो आगे चल के काम कर सके, तो उसको यहाँ पे रूप दिया गया। इसमें शिक्षा का प्रमुख माध्यम मातृभाषा, चूँकि गांधी जी मातृभाषा पे जोर देते थे, और इसने व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा में शारीरिक श्रम पर भी बल दिया, ठीक है। इसने शिक्षा में किस पे बल दिया? तो शारीरिक श्रम, साथ साथ मेहनत भी करना है पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस समय के लिए। तो याद रखिएगा, सप्रू समिति के बाद जो आता है आपका वर्धा शिक्षा योजना 1937 ईस्वी में, जिसने कि दर्शन जो है गांधीवादी दर्शन के आधार पे यहाँ पे शिक्षा की बात की गई। बुनियादी विद्यालय
खोलने की बात की गई, तो यहाँ से भी निश्चित रूप से प्रश्न बुनियादी विद्यालय से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये सब एक स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को ये सब के बारे में जानकारी निश्चित रूप से ही टीचर को भी होनी चाहिए, चूँकि किस प्रकार से शिक्षा का काम हुआ है, कौन कौन सी योजनाएं आई, कौन कौन सा रिपोर्ट आया और किस प्रकार से अभी वर्तमान तक शिक्षा पहुंचा है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब आते सार्जेंट रिपोर्ट। ये भी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो सारे हैं, लेकिन सार्जेंट रिपोर्ट भी बार बार पूछा जाता है। सार्जेंट रिपोर्ट कब आया? तो देखिए, सार्जेंट एजेंट से संबंधित आपको लगता होगा, ये खासकर गांधी जी को भी सार्जेंट कहा जाता था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ये आया था। तो उससे आप कालक्रम याद रखिएगा, 1944 ईस्वी के आसपास है। सार्जेंट रिपोर्ट कब आया? तो ये आपको कालक्रम करने वाला देगा ना, तो आप इजीली कर लीजिएगा। सार्जेंट रिपोर्ट जो है 1944 ईस्वी में आया और भारतीयकरण की दिशा में इसने महत्वपूर्ण कह सकते हैं कदम उठाया है। जब युद्ध के बाद भारत में जो है शैक्षिक स्थिति चरमरा गई थी, तो उस समय इसी सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर जो है नए नए शैक्षिक विकास का जो है योजनाएं चलाई गई और इसने विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का अनुमोदन किया। यानी जो विश्वविद्यालय फ्री में तो चलेगा नहीं, उसके लिए अनुदान चाहिए। ठीक है, यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो रिकमेंड करने वाला जो रिपोर्ट है वो सार्जेंट रिपोर्ट ही है। ठीक है, जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बनाने वाला जो रिपोर्ट है वो सार्जेंट रिपोर्ट ही है। तो ये क्यों ना महत्वपूर्ण हो, 1944 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो कि कह सकते हैं ये स्वतंत्रता पश्चात इसको आगे चल के बना, लेकिन इसके पूर्व भी, चूँकि सॉरी ये तो 1948 स्वतंत्रता के बाद ही हो गया। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो उच्च शिक्षा है उसके बारे में आप देखिए, ये सब थे अंग्रेजों के समय के सारे रिपोर्ट जिसने शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया, काम किया। अब आता है आपका स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा, यानी जब देश को आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद किस प्रकार से यहाँ पे शिक्षा का विकास हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूजीसी, इस आयोग की नियुक्ति वर्ष 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई थी। यह क्वेश्चन बार बार पूछेगा, किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यूजीसी की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा, राधाकृष्णन आयोग, स्वामी राधाकृष्णन आयोग की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी, राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति रह चुके थे और इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर, चूंकि पहले बात चल रही थी प्राथमिक और हायर, माध्यमिक पे कोई चर्चा नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे जो विद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया, इसने जो है माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया। तो ये भी इसकी उपलब्धि है। उसके बाद कौन सा आयोग आ जाएगा? तो एक नया आयोग बन जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया? तो 1952 ईस्वी में। माध्यमिक शिक्षा आयोग के ढांचे में सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, कई बार इसको मुदालियर कमेटी भी कहा जाता है। मुदालियर कमेटी कब गठित किया गया था? तो मुदालियर कमेटी जो कि लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम से है, जो कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि ये अध्यक्ष थे तो इन्हीं के नाम पे मुदालियर कमेटी भी नाम पड़ जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आयोग है। कब इसकी कह सकते हैं अध्यक्षता में कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में, 1952। इसने 3 वर्ष माध्यमिक और 4 वर्ष की उच्च शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की थी। इसने बहुउद्देशीय स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने का भी सिफारिश किया था। तो मुदालियर कमेटी, मौ से मुदालियर, मौ से माध्यमिक, याद रखिएगा, 1952 ईस्वी में आया। और इसने बहुउद्देशीय, जो बहुत सारे होते हैं ना कॉलेज, व्यावसायिक शिक्षा
से संबंधित, जैसे ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सब, ठीक है, हायर एजुकेशन, और साथ साथ माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर विशेष रूप से यहाँ पे जोर दिया गया। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जो परीक्षा का जो प्रणाली होना चाहिए वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। साथ साथ जो अंक होने चाहिए वो संख्या में ना दे करके संकेत में देना चाहिए, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ मूल विषय निश्चित रूप से होने चाहिए, चाहे वो माध्यमिक स्तर हो चाहे उच्च माध्यमिक। सब में गणित होना चाहिए, आप देखिएगा अभी गणित लगभग सब में रहेगा, सामान्य ज्ञान भी रहेगा, कला, संगीत, अनिवार्य रूप से इस तरह के विषय होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब मुदालियर कमेटी का रिकमेंडेशन है। उसके बाद अब आ जाएगा आपका कोठारी आयोग, ठीक है। कोठारी आयोग 1964 से 66 के बीच का है। तो यहाँ से भी आपको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना हो गई। 3 बार तो अभी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बना है। एक तो आपको 1964 कोठारी आयोग, उसके बाद 1986, उसके बाद आपका 2020 में आया नई शिक्षा नीति 2020। तो अब तक 3 बार शिक्षा नीति बन चुका है, तो याद रखिएगा। 1964 से 66 में भारत का केंद्रीय सरकार ने शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं नई दिशा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस समय के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में, चूंकि अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष के नाम पे ही आयोग का भी नाम हम लोग कई बार कोठारी आयोग बोल देते हैं, ठीक है। वास्तव में ये है नई शिक्षा नीति 1964, ठीक है। तो चूंकि उसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। एक आयोग का गठन किया, इसमें कुल 17 सदस्य थे। तो कई बार पूछेगा कोठारी आयोग के बारे में, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर दौलत सिंह, जो कि भारत की प्रथम नई शिक्षा नीति से संबंधित है। तो ये है। अब आपका कुछ क्वेश्चन है, आप लोग अब बताइए कि व्यवस्थित करना है आपको, कौन कमेटी कब आया, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपका प्रश्न है। आप लोग बताइए कौन कमेटी कब आई, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग के सामने में है, आप अंदाज़ा लगाइए। हार्टोंग कमेटी कब आया, सेडलर आयोग कब आया, मैकाले कब आया, सार्जेंट योजना कब आया, वुड डिस्पैच कब आया। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या करें कि सर PRT का ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए, बुकलेट सीरीज ऐप क्वेश्चन नंबर 125 में। क्वेश्चन क्या है भाई, तब पता चलेगा ना। क्वेश्चन देने के बाद ही पता चलेगा। चलिए बनाइए। कोई लोग तो बनाइए, नोट्स तो भेज ही दिए हैं ग्रुप में। देखिए, हार्टोंग कमेटी 1929 में आई, सेडलर 1917 में, जिसके तहत कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मैकाले मिनट्स 1835 ईस्वी में आया। सार्जेंट योजना जो है 1944 में आया, प्रथम विश्व युद्ध के समय। और ये वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में आया, ठीक है। अब सिस्टमेटिक कर लीजिए, कौन पहले आएगा बताइए। सबसे पहले मैकाले मिनट्स, इसके अनुसार तो
तो सबसे पहले कौन आएगा आपका 2835 वाला, तो सबसे पहले सी आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा 2854 वाला सी ई। उसके बाद कौन सा आएगा बी। उसके बाद कौन सा आएगा ए। उसके बाद कौन सा आएगा डी। यही आंसर हो जाएगा। सिस्टमेटिक करने के लिए बोलेगा, लेकिन देखिए सब याद रहेगा तब ना आप बना पाइएगा, इसलिए हमने बोला एक दो बार इसको एकदम देख के याद कीजिएगा। हार्टोंग कमेटी कब आया 1929। सेटलर आयोग कब आया 1917। ठीक है, आंसर क्या दिया है सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना में? शशि रंजन क्या दिया है आंसर सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना में बीपीएससी, ये बताइए, तब मैं बोलूँगा ना कि गलत दिया है कि सही दिया है। इसको लेकर के विवाद हो रहा था क्लास में भी। क्या दिया बीपीएससी ने, क्या आंसर दिया है? ठीक तो दिया है। इसी चीज़ को लेकर के तो विवाद हो रहा था ना। एक बार जो हमने आंसर की जारी किया था तो कई लोग कई लोग कुछ से कुछ बोल रहे थे, तो हमने बोला था कि दामोदर ही देगा। उस समय चूँकि बिहार में ही है, उस समय बिहार में ही था। इस चीज़ को लेके कई लोग जो है कमेंट भी कर रहे थे उल्टा पुल्टा, तो हमने बोला भी आंसर की आने के बाद देख लीजिएगा, आपको याद होगा तब। चलिए, बिल्कुल सही दिया है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, क्या दिया आंसर की? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना क्या दिया आंसर की? 1934। क्या दिया है बीपीएससी आंसर की, बताइए। शशि रंजन बताइए क्या दिया है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना का? 1934 दिया है। क्या दिया है बीपीएससी? ये सब उसी समय आप लोग विवाद का, जो बहुत सारे स्टूडेंट विवाद कर रहे थे मेरा आंसर की, देखिएगा तो जरा क्या हमने दिया है वही बीपीएससी दिया है कि दूसरा दिया है? क्या 1934 भी ऑप्शन में था? क्या क्या ऑप्शन में था? उन्नीस सौ 1931 क्या ऑप्शन में था? ये दोनों में से कोई? चलिए यहाँ पे आते हैं, उधर अपना वो लिख के भेजेंगे। याद नहीं है क्या क्या ऑप्शन में था? ऑप्शन पे होता, हो सकता है ऑप्शन क्या दिया गया था। अब बताइए इसमें से कौन विश्वविद्यालय, कौन सा स्कूली शिक्षा प्रणाली पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा? अच्छा, डेट दिए हुए था 17 में। अच्छा, डेट आपका जो डेट नहीं मैच कर रहा होगा निश्चित रूप से। 1934 तो सबको पता रहता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन डेट मैच नहीं कर रहा होगा। उतना एग्जैक्ट डेट किसी को याद रहता नहीं है। बिल्कुल बीपीएससी सही आंसर दिया होगा, परेशान नहीं हो, ये सब सही दिया होगा आंसर। बीपीएससी कुछ नहीं करेगा वो, परेशान नहीं हो। बहुत कट ऑफ कम जाने वाला इस बार, सीट बहुत बढ़ गया है, परेशान ना हो, रिजल्ट बहुत ज़्यादा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ई सही ही दिया होगा बीपीएससी, जान लीजिए, इतना कोई आसान नहीं है। आप बीपीएससी को बहुत कम ही क्वेश्चन पे आप फाइट कर सकते हैं। पहला का आंसर वो सही किया है, दामोदर वाला ही होगा। ये भी 1934 में एग्जैक्ट डेट देख लें कब किया गया था, तब जाके आप उसको सबूत दे सकते हैं कुछ भी। पचहत्तर नंबर आ रहा है, बहुत आ रहा है, टेंशन काहे ले रहे हैं? आपको तो खोज के बुला लेगा वो, निकाल के। ठीक है, बार बार बुलाएगा आपको, टेंशन नहीं लीजिए। 75 बहुत नंबर होता है, 75 कम नंबर नहीं है। काहे परेशान हो रहे एक दो क्वेश्चन के लिए?
75 बहुत अच्छा नंबर है आपका, टेंशन नहीं लीजिए, रिजल्ट 110% होगा, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आराम से जो है लड्डू उड्डू बांट दीजिए, रिजल्ट होगा। चलिए, निम्नांकित को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है, बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए प्राचीन शिक्षा वाला क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले कौन सा होगा? वैदिक शिक्षा होगा। सबसे पहले हमने बताया था वैदिक काल, उसके बाद हमने उपनिषद का काल बताया था, उसके बाद हमने बताया था आपको नालंदा विश्वविद्यालय, सॉरी तक्षशिला, फिर आपका आएगा नालंदा, तब आएगा मक्तब मध्यकाल में। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लोग आएंगे तभी ना आएगा मक्तब, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे काल कर्मानुसार कीजिएगा तो सबसे पहले कौन सा होगा बताइए? सबसे पहले डी हो जाएगा, वैदिक शिक्षा। अरे एग्जाम हो गया, अब टेंशन फ्री रहिए। 60 आए, 62 आए, 65 आए, 70 आए, 75 आए, टेंशन फ्री रहिए, होना होगा तो हो ही जाएगा। ऐसे चांस है इस बार लोगों का 60 प्लस जो लोग रहेंगे तो उनका संभावना है। ठीक है, रिजल्ट आने दे, चूँकि कितना सीट बढ़ गया ये हम लोग को भी एकदम एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन इतना मैं जान रहा हूँ सीट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। चूँकि जितने भी TRE 1 में उछल कूद हुए थे ना, TRE 2 में इधर उधर, वो सीट आपका उसमें ऐड कर दिया गया, तो बहुत ज़्यादा सीट बढ़ेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट उतने टैलेंटेड बचे हुए नहीं थे, जो भी स्टूडेंट बचे हुए थे वो तीनों में से छट के बचे हुए। TRE 1 TRE 2 में छटे हुए स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट भी वहाँ पे ज़्यादा आपको विद्वान या पढ़े लिखे एक्सपीरियंस वाले नहीं हैं, तो कट ऑफ ज़्यादा तो नहीं जाएगा, इस बात का तो फुल गारंटी है। ठीक है, TRE 3 TRE 2 इतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ठीक है, TRE 1 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन TRE 2 इतना नहीं जाएगा, इसलिए परेशान ना हो। सब लोग हौप रखें, आशा रखें और भगवान की भक्ति कीजिए, कुछ अच्छा कर्म कीजिए। सरकारी नौकरी केवल पढ़ने से नहीं, अच्छा आचरण, अच्छा जो है कर्म करने से भी होगा। ठीक है, इसलिए अच्छा आचरण कीजिए। जो हो गया वो बात गई, अब तैयारी आगे का कीजिए, जो होना होगा अच्छे के लिए होगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जो कमियां हैं उसको सुधार करते रहिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। हो गया तो गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम आएगा उससे अच्छा होना होगा, हो जाएगा, परेशान क्या होना। चलिए, वैदिक शिक्षा पद्धति डी, उसके बाद उपनिषद ई। सब लोग सरकारी नौकरी थोड़ा ही करता है, परेशान ना हो। हमेशा आपने मेहनत किया, आपने कर्म किया, फल कोई और देता है, आपके हाथ में फल नहीं है। उस समय हो सकता था 2-4 क्वेश्चन तुक्का मारते सही हो जाता, हो सकता है 1 नंबर से आपका रह जाए, और वही हो सकता है लोग को एग्जैक्ट नंबर जितना पे पास करे उतना ही आ जाए। तो सब किस्मत की बात होती है। आपने मेहनत किया, कर्म किया, अब उसको आप भूल जाइए, अब इंतजार कीजिए, रिजल्ट जो होगा होगा। ज़्यादा चिंतन मनन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, 70 प्लस वाले कन्फर्म जोन में तो एकदम 100% कन्फर्म है। 60 प्लस वाले हैं तो वो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दुविधा वाली बात है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। DE, उसके बाद आपका हो जाएगा, डी के बाद तक्षशिला होगा, उसके बाद नालंदा होगा, उसके बाद आपका मक्तब मुस्लिम का जो मदरसा उदरसा ये सब आएगा। तो ये DECAB ऑप्शन क्या हो जाएगा? DECAB। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन नेट JRF में भी पूछेगा, BPSC में भी पूछता है। क्योंकि जो प्रोफेसर होते हैं ना, BPSC के प्रशासनिक सेवा के भी क्वेश्चन जो सेटर होते हैं वो सब प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो वो लोग नेट क्वालिफाइड होते हैं, तो वो सब ये सब पढ़ के जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये सब डालते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो उनके माइंड के हिसाब से भी आपको तैयारी करनी होती है, तो उनका लेवल होता है। चलिए, अभी तुरंत हमने बताया था इसके बारे में। चलिए, इसको एडजस्ट कीजिए। तो कोठारी आयोग तो बताया, मुदालियर आयोग भी हमने बताया, लेकिन कुछ कमेटी के बारे में हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया, चूँकि अभी और भी क्लास इसके बाकी हैं। ठीक है, जो यशपाल कमेटी वगैरह है इसके बारे में अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखिए,
कोठारी आयोग 1964 ईस्वी में आता है, मुदालियर 1952, यशपाल 1993 में आता है और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में आता है। उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले मुदालियर हो जाएगा, फिर आपका कोठारी आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका यशपाल आ जाएगा, उसके बाद आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005। ठीक है, तो ये आपका सिस्टमेटिक होगा। ठीक है, तो अभी ये जो है ना पूरा क्लास आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग वाला। ठीक है, तो आगे फिर क्लास जब लेंगे उसके बाद आपको जो है हम करवाएंगे। ठीक है, जो हो गया है उसमें वो सब क्वेश्चन करवा देते हैं यहाँ पर। चलिए, ये वाला जो है, भारत में उच्च शिक्षा पर निम्नलिखित आयोग समितियों का सही कर्मानुसार करना है। जैसे सार्जेंट योजना है, तो सार्जेंट हमने बताया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया था, तो 1944 याद रखिएगा। हार्टोंग कमेटी 1929 याद रखिएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1917 याद रखिएगा। हंटर आयोग 1882-83, ठीक है, यही है। तो उसके बाद आप लोग जो है इसको सिलसिलेवार कर लीजिएगा, PDF हमने ग्रुप में भेज दिया है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी में हुआ था, तो वो सिस्टमेटिक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें है, ये तो अभी आपको हमने बताया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग। ठीक है, तो ये शिक्षा आयोग तो 1964 में आया, वही जो आपका कोठारी वाला है। माध्यमिक 1952 में आया, और विश्वविद्यालय जिसकी अध्यक्षता सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था 1948 में आया। तो ये सिस्टमेटिक कीजिएगा, तो 1, 2 और 3 सिस्टमेटिक ही है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे और सब जो ऑब्जेक्टिव सेशन में लूँगा, और भी थ्योरी का जो पार्ट है बचा हुआ है, बहुत सारा है अभी हायर एजुकेशन में, खास करके नीट JRF के एग्ज़ाम के लिए। ये आपका दोनों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। BPSC के एग्ज़ाम के लिए भी जो 70वीं BPSC होने वाला है, और सुनने में आ रहा है कि 1000 प्लस सीट आ रहा है। ठीक है, तो जो लोग टीचर बन चुके हैं, ठीक है, तो वो निश्चित रूप से आप अब BPSC के भी ऊपर दिमाग लगा सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये सब क्लास बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, अगर कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उससे कांटेक्ट करें। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए कंपटीशन हब, और वहाँ पे अभी कोर्स मात्र जो है नेट JRF का 599 में ही दिया जा रहा है, उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और BPSC 70वीं का कोर्स से अगर जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 999 में दिया जा रहा है, जिसमें आपको प्री मेंस, आगे चल कर के मेंस की भी पढ़ाई करवाई जाएगी। अभी आपका जो प्री लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। रिकॉर्डेड भी वीडियो है, साथ साथ आपके जो हैं लाइव सेशन भी होता रहेगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं निश्चित रूप से जुड़िए, और जो लोग एग्ज़ाम दे दिए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, परेशान ना हो, बहुत जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा। और हौप रखिए, आशा रखिए, अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ज़्यादा जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग TRE 1 में जुड़े, जिनका नहीं हुआ, फिर TRE 2 में हो गया मैक्सिमम लोगों का। जो लोग TRE 2 में नहीं हो पाए वो TRE 3 में हो जाएगा। जो लोग यहाँ भी छट जाएंगे TRE 4 में हो जाएगा, लेकिन होगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो हमने आपको जो भी पढ़ाया है, कोई आपको गलत गाइडेंस या कुछ ऐसा नहीं किया है। एकदम बिग टॉपिक, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जहाँ से पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से पूछे जाते हैं उस प्रकार से हमने पढ़ाया है। थोड़ा आप लोग मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, निश्चित रूप से सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।